प्रधानमंत्री के नाम पर अमित शाह ने तोड़ा मौन, रैली में बता दिया देश का अगला पीएम कौन। तमिलनाडु में अमित शाह ने बताया योगी का नंबर कब आएगा, गरीब परिवार का प्रधानमंत्री बढ़ाएगा देश का मान। देश के पीएम पद पर क्यों शुरू हुआ मंथन, योगी रेस में है या नहीं, क्या यह बीजेपी के चाणक्य की नई रणनीति है। अमित शाह ने पीएम कौन होगा इसका खुलासा कर दिया है। योगी का नंबर आएगा या नहीं, अगर आएगा तो कब आएगा। देश को विकास की राह पर दौड़ाने वाले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता की कोई सानी नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया, दुनिया के कोने कोने में हिंदुस्तान का मान और गौरव बढ़ाया। मोदी राज में देश ने नोटबंदी से लेकर राम मंदिर और कश्मीर में आर्टिकल 370 से लेकर अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों को देखा है। लेकिन मोदी के चाणक्य अमित शाह की एक बात ने देश को चौंका दिया है। अमित शाह के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, बल्कि देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। दक्षिण के राज्यों में लगातार मिल रही हार के बाद अमित शाह ने तमिल पीएम की वकालत कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी गरीब परिवार के तमिल को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। चेन्नई में एक बंद कमरे में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने प्रधानमंत्री पद के लिए बड़ी बात कही। अमित शाह 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अमित शाह ने कहा कि हमने तमिलनाडु से संभावित 2 प्रधानमंत्रियों का मौका गंवा दिया। अमित शाह ने 2 संभावित प्रधानमंत्रियों के नाम पर कामराज और मूपनार का नाम लिया। अमित शाह ने डीएमके और उसके दिवंगत मुखिया एम करुणानिधि पर कटाक्ष किया। अमित शाह ने कहा कि करुणानिधि की वजह से कामराज और मूपनार काबिल होते हुए भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री पद और तमिल पीएम को लेकर अमित शाह के विचार आपको चौंका रहे होंगे, लेकिन अब आपको बताते हैं कि तमिलनाडु में बैठकर देश को तमिल प्रधानमंत्री की जरूरत का सवाल दागकर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह ने 2024 से पहले एक बड़ा दाव खेल दिया है। अमित शाह के तमिल पीएम के विचारों को डीएमके को घेरने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देते हुए डीएमके ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में वो तमिलनाडु के सभी 39 लोकसभा सीटों पर और पुडुचेरी की सीट जीतेगी। तमिल प्रधानमंत्री वाली शाह की टिप्पणी को बीजेपी की तमिलनाडु तक पहुंच बनाने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु को रिझाने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुवदुथुराई अधिनियम के सेंगोल को नए संसद भवन के अंदर स्थापित किया था। लोकसभा चुनाव को लेकर डीएमके का चैलेंज बीजेपी को नागवार गुजर रहा है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी डीएमके पर पूरी तरह से हमलावर है। चुनावी रणनीति को साधने के लिए अमित शाह ने अभी से तमिलनाडु पर फोकस करना शुरू कर दिया है। कथित करप्शन को लेकर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जाने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से लेकर उनके बेटे और राज्य मंत्री उदयनिधि स्टालिन और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके का पहला परिवार सुर्खियों में। हाल ही में एम के स्टालिन और नीतीश कुमार की दोस्ती भी काफी सुर्खियों में थी और इसी वजह से अमित शाह के निशाने पर अब एम के स्टालिन ने तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने डीएमके फाइल्स को एक्सपोज किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि डीएमके के 13 सदस्यों के पास कुल 1.34 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। बीजेपी के मुताबिक इनमें से 5 एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसके अलावा वंशवाद की राजनीति के आरोप भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि 2004 से लेकर 2014 तक डीएमके यूपीए सरकार का हिस्सा रही थी। हालांकि 2G घोटाले के कारण आखिरी दिनों में कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में दरार आ गई थी। श्रीलंका तमिलों के मानवाधिकार के मुद्दे का बहाना बनाकर 2013 में डीएमके ने कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। 18 सांसदों के साथ डीएमके तब यूपीए में कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी थी और आज भी हालत वही है। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी तमिलनाडु में खुद को मजबूत करने में जुट गई है।